गुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा और सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। अगर आप हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का जितना बड़ा साइज़ है, अगर उतनी 1700 से 1800 पृथ्वियाँ देवगुरु बृहस्पति के अंदर समाहित कर दी जाएं, उसके पश्चात भी देवगुरु बृहस्पति का जो स्पेस है वह खाली रहेगा, अर्थात स्थान आपको खाली मिलेगा ही मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति इसीलिए बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। अक्सर जब भी आप देखेंगे तो 12 से 13 महीने का समय यह किसी भी राशि को परिवर्तन करने में लेती हैं। देवगुरु बृहस्पति को लेकर के अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुसार उनके रूप, रंग और चरित्र को लेकर के अलग अलग रूप से बखान किया हुआ है। मंतेश्वर ऋषि के अनुसार कहा जाता है कि जो देवगुरु बृहस्पति का जो वर्ण है, जो रंग है, वह पीले रंग के हैं। अर्थात जिस प्रकार से तपा हुआ सोना जब वो निखरता है और उसमें जो पीलापन दिखाई देता है, उसी प्रकार का रंग आपको देवगुरु बृहस्पति में गोरापन लिए हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इनके नेत्रों की बात करते हैं तो इनके जो नेत्र हैं और इनके जो सिर के बाल हैं वह हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। कई लोगों के आपने बाल देखे होंगे जो काले नहीं होते हैं, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा गोल्डन या ब्राउन कलर आपको देखने को मिलता है, लेकिन यह नेचुरल होता है। अगर इनकी छाती देखेंगे तो हष्ट-पुष्ट होती है, इनकी छाती ताकतवर मजबूत होती है, इनका शरीर बहुत ही बड़ा है, लेकिन शरीर का जो रंग है वह पीलापन लिए हुए है। हमेशा यह पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। कफ प्रधान ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो बुद्धि है वो अत्यंत उत्तम मानी जाती है। इनकी वाणी के बारे में कहा गया है कि ये शेर के समान गर्जना करने वाले और शंख के समान गंभीर वाणी वाले देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। यह सदैव धर्मनिष्ठ हैं, नम्र रहते हैं, चतुर हैं, क्षमा युक्त हैं और श्रेष्ठ रुद्राक्ष धारण करने वाले ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनदायक और श्रेमा प्रधान ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हेमंत और शिशिर ऋतु के अधिकारी हैं। जो ऋग्वेद है उन पर भी देवगुरु बृहस्पति का ही आधिपत्य माना जाता है। यह स्वर्ग में रहने वाले ग्रह हैं। जातक परिजात के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो प्रत्येक जातक की आयु के अनुसार उनको फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऋषियों का मानना है कि जब कोई भी जातक 16 वर्ष का होता है तो उसके पश्चात जो है देवगुरु अपना जो है प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अन्य ऋषियों का मानना है कि 30 वर्ष की उम्र और 45 वर्ष की उम्र के पश्चात भी उनकी आयु पर जो है देवगुरु का ही अधिकार माना जाता है। देवगुरु जो हैं ईशान दिशा के जो है कारक माने जाते हैं। गोदावरी नदी से लेकर के विंध्याचल तक का जितना भी भारत में आपको जगह दिखाई देती है, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का ही आधिपत्य माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति के वर्ण को अगर आप देखेंगे तो कुछ ऋषि इनको ब्राह्मण वर्ण के मानते हैं और कुछ ऋषि इनको जो है वैश्य वर्ण के मानते हैं। लेकिन पराशर ऋषि, बराहमिहिर और वैद्यनाथ के अलावा अन्य ऋषियों के अनुसार देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का वर्ण जो है वह ब्राह्मण ही बताया गया है और साथ ही साथ यह सतोगुणी तत्व के ग्रह भी हैं। देवगुरु बृहस्पति पुरुष प्रधान प्राकृतिक वाले ग्रह हैं। जितने भी फलदार वृक्ष आपको दिखाई देते हैं उन सभी फलदार वृक्षों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार माना जाता है। इनकी दृष्टियां सदा शुभ मानी जाती हैं, लेकिन जिस भाव में ये बैठते हैं वहाँ पर हमेशा अशुभ फल प्रदान करते हैं, उस भाव की हानि करते हैं। अगर इनकी दृष्टियां देखी जाए तो 5वीं, 7वीं और 9वीं 100% की दृष्टि मानी जाती है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि इस राशि में अगर बैठे हुए हैं और किसी भी जातक का लगन अगर इन राशियों से बनता है और वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी विद्यमान होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों का अगर आप वाणी देखेंगे तो यह शेर के समान गंभीर वाणी वाले होते हैं। ऐसे जातक की कुंडली हमेशा बलवान कही जाती है। ऐसे जातक प्रसिद्ध लेखक हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, खोजबीन करने वाले हो सकते हैं, वैज्ञानिक इत्यादि भी हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमेशा पुरुष प्रधान राशियों में विद्यमान जब भी होते हैं तो वहाँ पर वह शुभ फल प्रदान
करते हैं और वहाँ उन राशियों में रहना उन्हें अधिक पसंद आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि अगर जब भी देवगुरु बृहस्पति स्त्री तत्व के या स्त्री कारक ग्रहों में विद्यमान होते हैं तो इस प्रकार के जातक अक्सर जो है सबसे पहले खुद का व्यवसाय करना शुरू करते हैं, फिर नौकरी करना पसंद करते हैं और उसके पश्चात फिर से वह अपने व्यापार को करने में ही उनको काम करना अधिक पसंद आता है। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति पुरुष तत्व की राशियों में अगर विद्यमान होते हैं किसी भी जातक की कुंडली में तो ऐसे जातक शुरू से ही स्वच्छंद रूप से अपना काम अपना व्यवसाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको किसी के अंडर नौकरी करना या किसी की कमांड लेना उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो ऐसे जातक स्वतंत्र रूप से काम करना या व्यवसाय करना अत्यधिक पसंद करते हैं। लेकिन किसी भी जातक के कुंडली में अगर दसम भाव में गुरु आकर के विराजमान है तो याद रखिए, चाहे वह पुरुष तत्व की राशि में हो या स्त्री तत्व की राशि में हो, ऐसे जातक चाहते हुए भी अपना व्यवसाय कभी कर ही नहीं पाते हैं। घूम फिर करके उनको नौकरी ही करनी पड़ती है और ताउम्र वह दूसरों के अंडर नौकरी ही करने वाले होते हैं। अगर किसी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं तो ऐसे जातकों को अगर आप देखेंगे तो व्यर्थ में पैसा खर्च करना, दूसरों के साथ इनका जो व्यवहार और मेल जोल होता है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। खासकर ऐसे जातक उनकी जो खुद की पत्नियां होती हैं उनके साथ वह अच्छा व्यवहार कदापि नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जो पर स्त्री या पराई स्त्री होती है उनके साथ घुल मिल करके रहना इन्हें बहुत पसंद आता है। ऐसे लोग ज़्यादातर व्यभिचारी किस्म के और निंदक प्राणी होते हैं। ऐसे लोगों में अभिमान बहुत अधिक होता है और अभिमानी होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चल के अपना सब कुछ नष्ट कर लेते हैं अपने ही हाथों से। अब आता है जब देवगुरु बृहस्पति इस बार जो है 14 मई के दिन अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप ये याद रखिए, जो देवगुरु बृहस्पति है इस वक्त जो है पृथ्वी तत्व की राशि अर्थात वृष राशि में विद्यमान है और अब वह वायु तत्व की राशि अर्थात मिथुन राशि में जाने वाले हैं। तो जब देवगुरु मिथुन राशि में जाएंगे, क्योंकि वह एक वायु तत्व की राशि है और जैसे मैंने कहा है कि देवगुरु का जो स्थान है, जो वजन है वो बहुत अधिक भारी है, तो अगर बहुत बड़े बड़े तूफान चलते हुए दिखाई दें, कुछ प्राकृतिक आपदाएं अगर होती हुई दिखाई दें तो इसमें आपको अचरज होने वाली कोई भी बात नहीं है। समुद्र में जो लहरें आएंगी वो तूफान के कारण बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। सुनामी इत्यादि भी आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। 14 मई के दिन देवगुरु बृहस्पति 11:30 के आसपास मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि में आपको 3 नक्षत्र दिखाई देते हैं। सबसे पहला मृगशीर्ष नक्षत्र आता है जिसके तीसरा और चौथा चरण आपको मिथुन राशि में दिखाई देगा। उसके बाद आद्रा नक्षत्र आता है जिसके स्वामी राहु होते हैं। इसमें चारों चरण मिथुन राशि में ही विद्यमान होते हैं। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आता है, इसका पहला, दूसरा और तीसरा चरण भी मिथुन राशि में ही विद्यमान होता है। 18 अक्टूबर के बाद यह जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे। फिर 5 अक्टूबर को वापस मिथुन राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस साल देखा जाए तो इनका 12 महीनों का गोचर ही दिखाई दे रहा है। बल्कि देवगुरु बृहस्पति इस वक्त जो है अपनी सामान्य चाल नहीं चलने वाले हैं, बल्कि वह बहुत ही जल्दी चलने वाले हैं। तो जब भी कभी भी देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक स्पीड में चलते हैं, जिसके कारण उनके फलों के प्रभाव में भी जातकों को अलग अलग उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इस बार जो देवगुरु बृहस्पति है, इनकी जो ये अति वक्री चाल जो है, जिसको हम अतिचारी होना कहते हैं, ये जो है 2032 तक आपको दिखाई देने वाली है। तो ये अतिचारी जो अवस्था होती है, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि जब गुरु बहुत अधिक अर्थात कई गुना स्पीड में या गति से चलते हैं तो इनका प्रभाव भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में भी देखने को प्राप्त होगा। गुरु का जो अतिचारी होना है, यह कहीं ना कहीं अशांति लेकर के आने वाला है। ये जैसे मैंने कहा, क्योंकि अभी वो वायु तत्व की राशि में जाने वाले हैं तो बहुत जगह पर आपको तूफान देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो देखा जाए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभकारी ग्रह माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी अतिचारी अवस्था इस वक्त आपको देखने को मिलेगी तो जीवन में आपके उथल पुथल होना,
कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में कोई बड़ी महामारी भी आ सकती है, लेकिन जो महामारी होगी वह भी इस प्रकार की होगी जो वायु से जुड़ी हुई होगी। इस साल अगर आप देखेंगे तो देवगुरु के कारण जब तक वह मिथुन राशि में रहेंगे तब तक आपको कई प्रकार के उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में देखने को मिलेंगे। मंदी आपको दिखाई दे सकती है। देश दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी आपको कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस साल जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो वह कुछ लोगों के लिए तो वह बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। कह सकते हैं कि उनके लिए वह राजयोग कारक बन जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है यहाँ पर उन्हें नुकसान या हानि ही दे सकता है। तो ऐसे 12 राशियों में से कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको देवगुरु अत्यंत शुभ फल देंगे, या कुछ ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको देवगुरु कष्ट प्रदान करने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने कुंडली बना के रखी हुई है। इस कुंडली की जो शुरुआत है वह मिथुन लगन से मैं कर रही हूँ, और क्योंकि इस बार जो देवगुरु बृहस्पति है अपना पदार्पण मिथुन राशि के अंतर्गत ही करने वाले हैं। मिथुन राशि से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ जो हैं आपको शायद पता भी होंगी कि जो मिथुन राशि के स्वामी हैं वह बुध माने जाते हैं। चंद्रमा ने देवगुरु पत्नी तारा का जो था शील भंग किया था, जिसके कारण जो थी बुध की उत्पत्ति हुई थी। बुध की उत्पत्ति होने के पश्चात जब देवगुरु को ये पता चला कि बुध जो है उनका पुत्र नहीं है, तो उन्होंने उसको अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि धीरे धीरे करके जब बुध की उन्होंने कुछ क्रियाकलाप देखे, उनकी जो बातचीत करने का तरीका या उनका जब आचरण इत्यादि देखा, जिससे वह मोहित हो गए, और बाद में उन्होंने देवगुरु बृहस्पति ने बुध को अपना लिया। लेकिन यहाँ पर फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बुध ग्रह है वह बुध ग्रह एक नाजायज संतान ही कहलाती है। बेशक क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने उनको अपना लिया, उसके पश्चात भी देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के मन में कहीं ना कहीं फिर भी बुध के प्रति उतना ज़्यादा प्रेम और मोहब्बत दिखाई नहीं देता है। अगर आप देखेंगे जो देवगुरु बृहस्पति है वह अपने नाजायज पुत्र के घर पे ही जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के जो कारक तत्व होते हैं वो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको इस कुंडली से संबंधित चीज़ें आपको बताऊंगी तो अगर ये कारक तत्व आपको पता होंगे तो उसके अनुसार आप फलों को आराम से एनालाइज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति मंगल कार्य करने को के कारक होते हैं। धर्म की देखभाल करना, धर्म संबंधी कार्य करना, शिक्षा प्रदान करना, अध्यात्म को बढ़ाना, और अध्यात्म से जुड़ी हुई बातों में भी ऐसे लोग निपुण होते हैं। उच्च पदवी को प्रदान करना, उच्च पदवी पे नियुक्त करना, बड़े शहर, देश, मोटर, जो गाड़ियाँ, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो लग्जरी मोटर गाड़ियाँ होती हैं, ये सब जो है, साथ ही साथ सोना, धान्य यानी जो भी अनाज होते हैं, आपका घर, पुत्र, आचार्य, ब्राह्मण, आपका सत विवेक, सद्बुद्धि, इन सभी के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार माना जाता है। तो यह इनके कारक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में होते हैं तो ऐसे जातक को अक्सर देखा जाए तो ऐसे जातक धनी भी होते हैं, विवेकवान भी होते हैं, बुद्धिवान भी होते हैं, और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी होते हैं, खोजबीन करने वाले भी होते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कौन से नक्षत्र में जाने वाले हैं। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, ऐसे जातक अगर राहु के नक्षत्र में ये चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं खोजबीन करने वाले साइंटिस्ट किस्म के आदमी ऐसे आपको दिखाई देते हैं। ऐसे जातकों की जो आंखें होती हैं वो सुलोचन होती हैं, अच्छी देखने में होती हैं। ऐसे जातक, क्योंकि मिथुन राशि वाणी की कारक है, तो वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चतुर और चालाक भी होती हैं, किंतु धर्मपरायण व्यक्ति भी होते हैं।
लेकिन ऐसे जातक धर्मशील होते हैं, किंतु ऐसे जातकों को अपने गुरुओं से, अपने छोटे भाई बहनों से हमेशा इनको दुख की ही प्राप्ति होती है, इनकी उनके साथ बनती ही नहीं है। अमंगल शब्दों का प्रयोग करना, यानी ऐसे जातक जो हैं उनकी वाणी जो है उतनी अच्छी नहीं होती है, वह शुभ वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्रूर शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इनकी जो आगे चल के लोगों के साथ बनती ही नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आप कोई कार्य सौंप देंगे तो उस कार्य को करने में यह व्यक्ति हमेशा ही तत्पर रहते हैं। अब सबसे जो है मैं आपको बताने वाली हूँ मेष राशि के लिए। तो व्हाइट बोर्ड में आप जो देख रहे हैं, मैंने जो है कुंडली का चार्ट बनाया है, यह मिथुन लगन का चार्ट है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग लगन के अनुसार देख रहे हैं और जो लोग गोचर के अनुसार देख रहे हैं, ये दोनों रूप से ही आपको प्रभावित होने वाला है। लेकिन क्योंकि गोचर का फल है तो चंद्रमा के अनुसार ही देखा जाता है, तो 100 में से 80% आप चंद्रमा अर्थात राशि के अनुसार फल को समझेंगे और 20% का प्रभाव आप लगन के अनुसार आपको समझना होगा, और इन दोनों को जोड़ के ही फिर आप जो है अपना पूर्ण जो है एनालाइज कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। तो अगर आपका जो मैंने यहाँ पर है मिथुन लगन की कुंडली बना रखी है, क्योंकि मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति आने वाले हैं, तो मेष राशि के लिए देखा जाए तो कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मेष राशि है तो आपको ये लगन मान के चलना है। तो मेष राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति है वह तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरे भाव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपके छोटे बहन भाइयों का स्थान होता है। यहाँ पर जो है आपका जो बाहुबल है, जो मान मर्यादा जो समाज में आपको प्रदान की गई है, या समाज में जो आपकी प्रेस्टीज है, जो आपका रुतबा है, वो सब चीज़ें जो है यहीं से देखी जाती हैं। हालांकि देखा जाए तो मेष राशि के लिए अगर देवगुरु बृहस्पति अगर इसको लगन मानते हैं तो आपके लिए ये नवम भाव, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवम भाव के स्वामी हो जाएंगे। आपको इसको लगन मानना है तो उसके अनुसार जो है ये आपके लिए नवम भाव यहाँ पे पड़ जाएगा। यानी इधर जो है उनकी एक राशि जो है मीन राशि आएगी और एक राशि जो है उनकी धनु राशि आएगी। तो जो धनु राशि है वो नवम भाव में पड़ेगी और जो मीन राशि है वो द्वादश भाव में पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर गुरु है तो उस अनुसार जो है कि आपके नवम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी जो है मेष राशि के लिए माने जाते हैं। तो मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह आपकी राशि में तीसरे भाव पर यहाँ पर हो रहा है। यह भाव जैसे मैंने कहा है कि साहस का है, भाइयों से संबंध का है, आपसे प्रयासों का है, सफलताओं का कारक भी यही भाव माना जाता है। इस भाव में देव गुरु बृहस्पति के आने से आपके अंदर आत्मविश्वास में तो वृद्धि ही होगी। साथ ही साथ आपकी जो मुलाकात है ऐसे लोगों के साथ होगी जिनके समाज में एक मान मर्यादा है, एक प्रेस्टीज है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप जुड़ेंगे, उनके साथ आपका मेल जोल होगा तो कहीं ना कहीं इसका शुभ फायदा आपको भी देखने को मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति के कारण आपको जो है, क्योंकि ये यात्राओं का भाव भी होता है, तो छोटी मोटी शुभ यात्राएं करने का मौका भी इस साल आपको प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति के गोचर के इस प्रभाव के कारण हाँ ये जरूर है कि कुछ ना कुछ आलस आपको देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आप आलस के कारण अपने इन कामों को टालते रहे तो कहीं ना कहीं जो कार्य क्षेत्र का भाव है जिसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आलस के कारण वहाँ पर कई प्रकार की रुकावटें आपको देखने को मिलेगी और फिर उनका सामना आपको करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए, अगर आप अपने आलस को त्यागते हैं तो आप इन समस्याओं से अपना बचाव अवश्य कर सकते हैं। मेहनत पर आपको बहुत अधिक जोर देना होगा। बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, जैसे मैंने कहा है कि 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और नवम दृष्टि बृहस्पति की शुभ मानी जाती हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो जो 5वीं दृष्टि है, तो 5वीं जो भाव होता है वह आपके उच्च शिक्षा का भाव होता है, आपके छोटे बच्चों का होता है। अगर आप विवाहित है तो आपके बच्चों के लिए हो जाएगा। तो जितने भी विवाहित जातक हैं, अगर उनके यहाँ संतान इत्यादि नहीं है तो आपके यहाँ संतान उत्पत्ति हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट इत्यादि हैं तो आप जो है आपको उच्च शिक्षा के लिए अगर आप बाहर इत्यादि जाना चाहते हैं तो बाहर आप जा सकते हैं। उच्च शिक्षा आपकी अच्छी होगी। अगर किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे सफलता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और ख़ासकर जब इनकी सप्तम दृष्टि जो है, जो सप्तम दृष्टि होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, जो सप्तम दृष्टि है वो आपके जो है
व्यापार वाले और आपके पार्टनर के भाव पर पड़ेगी। तो व्यापार में कहीं ना कहीं अगर अभी तक उन्नति नहीं हो रही थी, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब जो है आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला होगा। वैवाहिक जीवन में कोई अनबन थी तो अब आपस में आपका प्रेम बढ़ेगा। आपसे संबंधों में जो भी गलतफहमियां थी वह समाप्त हो जाएंगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका व्यवसाय जो भी है वो एक्सपेंड होने वाला है, उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। पार्टनर के साथ भी अगर कोई मनमुटाव था तो वह भी समाप्त हो जाएगा। अब आप अपना व्यवसाय जो है अच्छे से आगे चला सकते हैं। आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी और खासकर सामाजिक दायरे में भी कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। उसके पश्चात जो है फिर नवम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो जो नवम भाव आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो नवम भाव पड़ेगा वो आपके पिताजी का भाव होता है। तो पिताजी के भाव के कारण अर्थात एक तो वहाँ पर आपका धर्म निर्धारित होता है कि आप जो धर्मपरायण व्यक्ति बन जाएंगे। धर्म में आपकी आस्था अधिक बढ़ने लगेगी। धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर आप भागीदार बनने वाले हैं। धार्मिक यात्राएं भी करने को आपको मौका मिलेगा। अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी अगर चल रही थी तो धीरे धीरे वह परेशानी भी अब समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। समाज में कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और पिता के साथ में कोई अगर अनबन भी थी तो अनबन भी वो समाप्त हो जाएगी। आपका अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ धीरे धीरे झुकाव बढ़ना भी शुरू होगा और कहीं ना कहीं जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे तो अब जो है आपका भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होने वाला है, जिसके कारण आगे चल के आपके जो कार्य में रुकावट आ रही थी उन में रुकावट आना जो है समाप्त हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी हो जाएगी। मित्रों के साथ अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अच्छी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। बड़े बहन भाइयों के साथ अगर देखा जाए तो आपके रिश्ते अच्छे मजबूत भी होने लगेंगे और साथ ही साथ आपको एक अलग प्रकार की खुशी की अनुभूति भी होगी क्योंकि व्यवसाय में उन्नति होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि 19 तारीख के बाद यानी 19 अक्टूबर को जब देव गुरु बृहस्पति है वह कर्क राशि में चले जाएंगे, अपने उच्च की राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपके फलों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। खुशियों में बढ़ोतरी होगी, शुभ कार्य होने लगेंगे। अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है तो वहाँ पे जो है आपका विवाह इत्यादि फिक्स हो सकता है। और अगर जो है आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। घर में कोई सुमंगल कार्य हो सकता है, कोई छोटे बच्चे की आने की कलकारी सुनाई दे सकती है। जो भी अच्छे और शुभ कार्य हैं वह इस समय संपन्न हो सकते हैं। इसके पश्चात दिसंबर के महीने में जो देवगुरु बृहस्पति है अपनी वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वह फिर से तीसरे भाव में चले जाएंगे अर्थात वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण जो आपके भाई बहनों के बीच में, क्योंकि इस वक्त अब वो वक्री अवस्था में है और कहीं ना कहीं फिर वो अतिचारी भी हो जाएंगे, तो आपके भाई बहनों के संबंध में दोबारा जो है प्रॉब्लम्स कहीं पर क्रिएट हो सकती हैं, अनबन हो सकती हैं, कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं। अगर आप नौकरी इत्यादि करते हैं तो वहाँ पर भी आपके जो पार्टनर होंगे, जो सहकर्मी होंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपको जो है परेशान करने लगेंगे। आपके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र इत्यादि भी रच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो सप्तम भाव में जब आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ने के कारण धन में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आपके पारिवारिक जीवन में फिर से खुशियां आ जाएंगी। अगर आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी उपलब्धियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये था मेष राशि के लिए। बाकी उपायों की बात है तो मैं बीच में बाद में आपको उपाय बताऊंगी सभी राशियों के लिए कि आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। अब आता है वृष राशि के लिए। वृष राशि में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वह वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में आ रहे हैं। हालांकि वृष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं, लेकिन मिथुन राशि में देवगुरु का जो गोचर हो रहा है वह आपके दूसरे भाव वाणी अर्थात कुटुंब भाव में आ रहे हैं। तो बृहस्पति का इस भाव में गोचर होने के कारण आपकी जो वाणी है वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली बनने वाली है। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई देगी। जो लोग अभी तक आपकी को तवज्जो नहीं देते थे, आपकी बातों को नहीं सुनते थे, अब वही लोग जो हैं आपकी बातों को सुनेंगे भी
और आपकी बातों का स्मरण भी करने वाले हैं। जो लोग आपकी सलाहों को पहले नहीं मानते थे, ऐसे लोग अब आपकी बातों से मोहित होकर के अब आपकी सलाह को भी मानना शुरू करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव चढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं अब उसमें भी संतुष्टि और सुख दिखाई देने वाला है। धन से संबंधित जो इश्यूज आपको चल रहे थे और जो धन को संजोने में या संचय करने में जो मुश्किलें आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो है अब आप आमदनी का कुछ हिस्सा सेव भी कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की कुछ कर्जों में फंसे हुए हैं तो धीरे धीरे आपके वह कर्जे भी निपट जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ेगी, 8वें भाव पर पड़ेगी और उसके बाद वो 10वें भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो भी कर्जे थे, जो बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, जो शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आपको जो है अब छुटकारा मिलने वाला है। मामा के साथ अगर कोई संबंध आपके अनबन हो रखे थे, जो नहीं बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं अब ये संबंध भी मधुर होंगे और उन संबंधों के कारण मामा से आपको लाभ की भी प्राप्ति होने वाली है। अगर आपका कोई पैतृक व्यवसाय है, अगर आप जुड़े हुए हैं, तो इस बार पैतृक व्यवसाय में भी आपको जो है उन्नति के अवसर अवश्य दिखाई देंगे और जो भी आपके विरोधी इत्यादि थे वे कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे और कर्जे धीरे धीरे अब आपके समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन याद रखिए, अगर जो कर्जे आपने जेन्युइन कर्जे लिए हैं, ऐसे कर्ज लिए हैं जो आपके परिवार के लिए आपने यूज़ किए हैं, ना कि घूमने फिरने के लिए, तो अगर आप इस प्रकार का कोई भी कर्ज लेते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको उन कर्जों को भरने में मदद भी अवश्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगली जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके 8वें भाव पर पड़ने वाली है। तो 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो भी गुप्त धन से संबंधित जो समस्याएं हैं, अब कहीं ना कहीं आपके पास गुप्त रूप से धन भी आएगा और आप जो है कुछ इस प्रकार के जो काम करेंगे, गुप्त रूप से जो है आपको जो है धर्म के प्रति यानी कुछ ऐसी विद्या सीखने का आपके मन में मन भी होगा कि जो गुप्त रूप से सीखी जा सकती हैं। तो क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त भाव माना जाता है। ये भी पक्का है कि आपको इस वक्त जो है इन महीनों में यानी जब भी गुरु जो है राशि परिवर्तन करेंगे तो गुप्त धन की कहीं ना कहीं से तो प्राप्ति होने ही वाली है। इवन ससुराल पक्ष से भी अगर आपके संबंध खराब हो चुके थे तो धीरे धीरे अब आपके संबंध उनसे भी मधुर होंगे और हो सकता है कि ससुराल से भी आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति या कोई लाभ अगर आपको मदद मिलनी हो तो वो ससुराल से भी आपको धन की मदद मिल सकती है। उसके पश्चात देवगुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर कार्य क्षेत्र के भाव पर पड़ने वाली है। यदि आप अपने परिवार के व्यवसाय के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का होता है, कुटुंब के व्यवसाय का भी होता है, तो अगर आप परिवार के व्यवसाय में ही जुड़े हुए हैं तब भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी, तरक्की होगी। लेकिन अगर आप अपना कोई कुछ नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो नौकरी में आपकी तरक्की होगी। नौकरी नहीं मिल रही थी तो आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, उत्तम नौकरी मिलेगी और उत्तम सैलरी वाली होगी। अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति जब वह कर्क राशि में चले जाएंगे तो फिर से वह आपके जो है दूसरे भाव पर जो है आकर के प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी उच्च की अवस्था होती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है यात्रा भी करने को मिल सकती है और जो यात्राएं होंगी वो आपके लिए फ़ायदेमंद लाभकारी यात्राएं रहेंगी। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, आपका जो पहले से कोई अनबन चल रहा था तो फिर से परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा मेल जोल हो जाएगा, मिठास बढ़ जाएगी। इवन परिवार के सदस्य भी आपके कार्य क्षेत्र में मदद करने लगेंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होने लगेगी। लेकिन दिसंबर महीने में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हो जाएंगे और 4 तारीख को वह दोबारा मिथुन राशि में वापस प्रवेश कर जाएंगे। तो जिसके कारण, क्योंकि वह इस वक्त वक्री और साथ ही साथ अतिचारी अवस्था में होंगे, तो आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। कहीं ना कहीं वाणी से निकले हुए शब्द आपके परिवार और अन्य लोगों को इनके लिए जो है घातक सिद्ध हो सकते हैं। उनके साथ फिर जो है वाणी कांड भी हो सकता है, या कहीं पर भी समाज में अगर आप कोई बातचीत इत्यादि करेंगे तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके ही आप कार्य करें, नहीं तो असफलताएं दिखाई देने लगेंगी। परिवार में कुछ असंतुलन भी दिखाई दे सकता है। जो भी धन संचय अभी तक आप कर रहे थे तो इस वक्त जो है, क्योंकि वक्री और अतिचारी अवस्था चल रही है देवगुरु की, तो धन संचय करने में कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। और घर में हो सकता है कि किसी नए मेहमान
की जो है किलकारियाँ आपको सुनने को मिले, या जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो ऐसे लोगों का विवाह भी हो सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति वृष राशि के लिए भी देखा जाए तो बहुत शुभ रहने वाले हैं, लेकिन जब उनकी अतिचारी वक्री अवस्था होगी तो उस समय आपको थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत है। अब आ जाता है मिथुन राशि के लिए, क्योंकि मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है सप्तम भाव में, यानी उनकी एक राशि जो है सप्तम भाव पर पड़ती है और दूसरा जो है उनकी सुख के भाव में, जो मीन राशि है आपके चतुर्थ भाव में आती है। तो यहाँ पर क्योंकि मिथुन राशि के लिए जो देखा जाए तो देवगुरु सप्तम और चतुर्थ सुख के भाव के अधिकारी माने जाते हैं। तो मिथुन राशि में गोचर करने के अनुसार विशेष रूप से यह आपके ऊपर प्रभावशाली रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि नवम भाव पर डालेंगे। तो जब वे ये दृष्टियां डालेंगे तो इन दृष्टियों का शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की जब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपके संतान के लिए कोई अच्छी खबर सुनने को देंगे ही देंगे। जो बच्चे अगर अभी स्टूडेंट है वो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ट्रैक करना चाहते हैं या उच्च क्वालिफिकेशन के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद जो है रिज़ल्ट भी आने वाला है 12th क्लास का। तो उन लोगों को अगर नए अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी आराम से मिल जाएगा। विद्या प्राप्ति के अच्छे योग यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जो लोग अभी 12th में जाएंगे या जो लोग अभी 10th में जाएंगे तो वो अगर इस साल अच्छी मेहनत करते हैं तो अच्छे विद्या अध्ययन करने में सफलता प्राप्त होगी। तो जो लोग जल्दी भूल जाया करते थे, याद नहीं रहता था, तो अब उनकी ये साल जो है समस्याएं नहीं दिखाई देंगी। जो लोग विवाहित हो चुके हैं संतान प्राप्ति के योग उनको दिखाई यहाँ पर देते हैं। संतान की तरफ से खुशखबरी आपको दिखाई दे सकती है। जो संतान का जो सपना था वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को मन चाहे परिणाम देखने को मिलेंगे। मन पढ़ाई में लगने वाला है। कहीं ना कहीं जब उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जो अविवाहित थे अब उनके लिए विवाह का योग बनेगा। जो पार्टनर के साथ नहीं बन रही थी धीरे धीरे पार्टनर के साथ बनना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ क्योंकि यह उनकी अपनी ही राशि है तो यहाँ पर बैठ के अगर व्यवसाय से संबंधित या पार्टनर से संबंधित कोई निर्णय लेने का अगर आप सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी और तरक्की भी देखने को मिलेगी। अविवाहित जितने भी जातक हैं उनके लिए कोई अच्छे रिश्ते भी इस वक्त आ सकते हैं। और ये जो रिश्ते आएंगे तो इन रिश्तों में आपका जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल के अच्छा ही साबित होने वाला है, क्योंकि आप दोनों के बीच में अच्छे सामंजस्य की स्थापना होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन लोगों के वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो अब वो वैवाहिक जीवन जो है फिर से ट्रैक पे पटरी पे आ जाएगा। वैवाहिक सुख आपको देखने को मिलेगा। व्यापार में उन्नति मिलेगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। इज्जतदार लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। आपसे मुलाकात उनकी होगी और ख़ास कर ऐसे लोगों से आपको जो है सहायता भी प्राप्त होने वाली है। व्यापार के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको लाभ और उन्नति के अवसर दिखाई देंगे। फिर गुरु की दृष्टि आपके जो है नवम भाव पर पड़ जाएगी। नवम भाव पर पड़ने के कारण किस्मत का साथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जो राशि बैठी है वह देवगुरु शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह दोनों ही गुरु हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए कहीं ना कहीं गुरु से आपके जो भी गुरु होंगे या जो भी आपके इष्ट देव है आपकी किस्मत का कहीं ना कहीं अब खुलना तय है। मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने के कारण किस्मत आपका साथ देगी। धार्मिक कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। भाग्य के कारण आप उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अब उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और वे वापस जो है फिर से वृष राशि में यानी दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो जब वे वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ जाकर धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी धीरे धीरे उन समस्याओं को दूर करना वे शुरू करेंगे। धन संचय में जो भी
प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी और आप आसानी से अपने धन को संचय कर सकते हैं। सफलता के अवसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन दिसंबर के महीने में फिर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था के साथ साथ अतिचारी हो जाएंगे, जिसमें वह वापस अपनी ही राशि में वापस आ जाएंगे। तो उस समय कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि आपके लगन में ही हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको प्रॉब्लम दिखाई दे सकती हैं। तो अगर आपको पहले से कोई अस्थमा इत्यादि है, सांस से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये प्रॉब्लम आगे चल के आपके लिए बढ़ भी सकती हैं। गले से संबंधित कोई टॉन्सिल इत्यादि है, या गले में जो विंड पाइप है, फूड पाइप है, उससे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ ग्लैंड्स में प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स आपको बढ़ सकती हैं। तो बृहस्पति के कारण इन वायु से संबंधित समस्याएं आपके शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी राशि में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको खट्टा मीठा स्वाद जो है फलों का देने ही वाले हैं। अब आ जाता है कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि में अगर आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए द्वादश भाव पर आने वाले हैं, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के लिए छठे भाव और नवम भाव के स्वामी बन जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आपकी राशि में उच्च के माने जाते हैं, कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार द्वादश भाव जो है आपके खर्चों का है, लेकिन यहाँ पे आपके शुभ खर्चे होंगे। यात्राओं का है, लेकिन आपकी जो भी यात्राएं होंगी वो शुभ यात्राएं होंगी। आपके बेड प्लेजर का है, तो अभी तक निद्रा में किसी प्रकार का जो खलल उत्पन्न हो रहा था, अच्छे से आप सो नहीं पा रहे थे, तो धीरे धीरे अब निद्रा से संबंधित भी प्रॉब्लमें आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, धर्म में लगेगा, आध्यात्मिक और तीर्थ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करने को मिलेंगी। आपका जो भी पैसा खर्च होगा वह अच्छे कार्यों में, समाज के हित में ही आप जो है पैसा खर्च करने वाले हैं। घर में किसी प्रकार के कोई पूजा पाठ से संबंधित कुछ आयोजन हो सकते हैं, उन पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। किसी बच्चे का विवाह इत्यादि है तो उस पर भी धन खर्च हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी धन खर्च होगा जिससे आपको मानसिक संतुष्टि की ही प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ आपका जो समाज में भी जो है मान मर्यादा बढ़ेगी ही, क्योंकि जो द्वादश भाव है वह जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पूरा फल ही दे, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति वहाँ आएंगे तो वहाँ पर बैठ करके वह आपको शुभ फल ही प्रदान करने वाले हैं। धार्मिक यात्राएं वहाँ पे बढ़ेंगी, लंबी यात्राओं के योग भी बन रहे हो सकता है। अगर आप विदेश जाने की इच्छुक हैं तो कहीं ना कहीं विदेश जाने से संबंधित भी कुछ यात्राओं के योग आपके बन सकते हैं। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं या विदेश का वीज़ा प्राप्त करना चाहते हैं और दिल से अगर आप ये कोशिश करेंगे, तब भी आपको इसमें सफलता ही प्राप्त होगी। घूमने के लिए भी आप विदेश में जा सकते हैं। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अगर आप क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वसा के कारक हैं, फैट के कारक हैं, तो अगर आप ज़्यादा तली हुई भुनी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में वसा अर्थात फैट की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण समस्याएं देखने को मिलेंगी। पेट से संबंधित रोग कहीं ना कहीं आपको आगे चल के पीड़ित कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, वह अलग अलग पड़ेंगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके सुख भाग पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके रोग रिपु ऋण पर पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। जब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, ये सुख के भाव पर पड़ रही है, तो अगर माता के शरीर में पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी या माता के साथ कुछ अनबन हो रखी थी, तो माता से अनबन समाप्त होगी, माता का स्वास्थ्य पहले से ठीक हो जाएगा। अगर आप घर इत्यादि खरीदने के लिए या कोई गाड़ी इत्यादि खरीदने के लिए सोच रहे थे, तो इस साल आपका वह सपना पूर्ण होगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि खर्चे बेशक आपके बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे जो भी होंगे आपके अच्छे कामों में ही वह खर्चे दिखाई देने वाले हैं। पारिवारिक सामंजस्य आपका बनता हुआ दिखाई देगा। परिवार का भी सहयोग आपको
मिलने वाला है। जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो वहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण अगर माता के स्वास्थ्य में पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप गाड़ी या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं लंबे समय से, तो इस समय आप गाड़ी या वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं। घर में कुछ खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे जो भी होंगे वो अच्छे खर्चे होने वाले हैं। तो घरेलू और पारिवारिक माहौल इस समय आपको खुशनुमा अच्छा माहौल होता हुआ दिखाई देगा। घर में सुख संसाधनों की बढ़ोतरी भी होती हुई दिखाई देगी। परिवार में आपस में सामंजस्य होता हुआ भी दिखाई देगा और कहीं ना कहीं आप प्रसन्नता भी महसूस करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है छठे भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर बैठ करके आपके जो भी अभी तक कर्जे थे, अगर आपके ऊपर कोई केस इत्यादि चल रहा था तो धीरे धीरे वो जो केस है वो आपके फेवर में आएगा। कर्जे समाप्त हो जाएंगे, शत्रु जो है वो ध्वस्त हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके आगे वे झुक जाएंगे। मामा पक्ष के साथ कुछ अनबन चल रही थी तो वो अब अनबन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कहीं ना कहीं मामा पक्ष से भी कुछ लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी गंभीर बीमारी से अगर आप जूझ रहे थे और जिसके लिए आपको एक डॉक्टर ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई अच्छा डॉक्टर आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस साल आपको एक अच्छा वैद्य या डॉक्टर भी प्राप्त होगा जो आपकी बीमारी को दूर करेगा। और जो भी कर्जे आपने लिए हैं वे धीरे धीरे कर्जे भी समाप्त हो जाएंगे। बृहस्पति की जो अगली दृष्टि है वह आपकी अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त धन का भाव है और ससुराल पक्ष का भी है। अगर ससुराल के साथ कुछ अनबन चल रही थी, गड़बड़ हो गई थी, तो धीरे धीरे अब वो मनमुटाव भी समाप्त हो जाएगा। गुप्त विद्याओं को सीखने में, कुछ तंत्र मंत्र सीखने में आपकी रुचि उस तरफ जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो भी पूजा पाठ है या पूजा पाठ में कुछ तंत्र मंत्रों का जो प्रयोग किया जाता है, किस तरह से रिचुअल किए जाते हैं, इस तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। फिर अक्टूबर के महीने में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति जो है फिर वो अपनी वक्री अवस्था में चले जाएंगे। जब वे अपनी वक्री अवस्था में जाएंगे तब वहाँ पर आपके प्रभावों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति वह जब वक्री अवस्था में होंगे तो वह आपकी ही राशि में आ जाएंगे, यानी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो कर्क राशि में गुरु उच्च हो जाते हैं, तो वहाँ पर आने पर आपके लिए सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपके लिए और अच्छे शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। आपको उत्तम शिक्षा प्राप्त होगी, उत्तम धन प्राप्त होगा, संतान से संबंधित खुशखबरी देखने को मिलेगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन में अनबन चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी। व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। भाग्य का साथ आपको अच्छा मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से देखा जाए तो आपको सुफल ही प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि भाग्य का भी फल मिलेगा और साथ ही साथ इस योग को मैं कह सकती हूँ तो आपके लिए एक प्रकार से राजयोग कारक ही आपके लिए देवगुरु बृहस्पति कहलाने वाले हैं। दिसंबर में जब उनकी वक्री अवस्था होगी और अतिचारी अवस्था में जब वो रहेंगे तो दोबारा वह द्वादश भाव में वापस चले आएंगे, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खर्चों को वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो आपको पहले से ही थोड़ी बहुत सेविंग्स करनी जरूरी है। लेकिन फिर भी जो भी खर्चे आपके बढ़ेंगे वह शुभ कामों में ही जाने वाले हैं, परंतु वो अतिचारी हो रहे हैं तो यहाँ पे खर्चों की मात्रा बढ़ सकती है। तो कोशिश कीजिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान अवश्य रखना है। तो ये मैंने आज आपको बताया है मेष से लेकर के कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार का शुभ फल या अशुभ प्रभाव आपको देने वाले हैं। क्योंकि इस साल जो है उनके 3 बार तो वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री के साथ साथ वह अतिचारी भी हो जाएंगे। तो जो भी फल मैंने आपको बताए हैं उन फलों पर ध्यान देते हुए अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ भाव में नहीं बैठे हुए हैं, शुभ राशि में नहीं है और आपको पहले से ही बृहस्पति से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बृहस्पति कुंडली में ठीक नहीं होता है तो ऐसे लोगों का धन फालतू चीज़ों पे जाता है, नकारात्मक विचार होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हानि देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को दमा की शिकायत अक्सर देखने को मिलती है, शरीर में मोटापा उनका बढ़ता जाता है। तो अगर इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और गोचर के अनुसार भी वैसी ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, तो मैं तो कहूँगी सबसे पहले एक तो आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को जरूर दिखाइए। जो भी मैं कॉमन उपाय बता रही हूँ तो जरूरी नहीं है ये कॉमन उपाय सभी को ही कारगर सिद्ध हों। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ठीक नहीं है तो जो कॉमन उपाय आते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कि जो पीले रंग की चने की दाल होती है वह आप मंदिर में दान कर सकते हैं। लेकिन अब जब उस दान का सवाल आता है तो डिपेंड करता है
कितनी क्वांटिटी की जाए, तो वो क्वांटिटी अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग होती है, तो क्वांटिटी मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ। तो आप पीली चने की दाल दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, और जो केले का पेड़ है उसकी पूजा कर सकते हैं, बृहस्पति का व्रत इत्यादि कर सकते हैं, बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और हो सके तो बृहस्पतिवार वाले दिन जो है आप जो भी ब्राह्मण हैं या जो ऋषि मुनि या साधु वगैरह अगर दिखाई दे जाते हैं तो उनको भोजन इत्यादि भी अगर आप करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने आज आपको 4 राशियों का फल बताया है, आशा करती हूँ आपके लिए ये लाभदायक होगा। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।